चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई TVS रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के हाथों अभ्युदय योजना का शुभारंभ। एक अनूठी और जरूरी पहल है। अपने आप में सोच मानवीय है कि समाज में गरीब छात्रों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, उन्हें मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिले और वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। उन्हें भी समान अवसर पाने का हक है। अभी सभी मंडल स्तर पर शुरू हुई अभ्युदय योजना उन्हें ये हक दिलाने जा रही है और ये कितनी कामयाब रहेगी और क्या वास्तव में इस योजना से प्रतिभाएं निकल कर आ सकती है। बहुत सारे विषय हैं, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। ये कोचिंग मात्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस विश्वास के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो कुछ आपके मन में है वह परिणाम अभ्युदय योजना जरूर देगी। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सरकार की महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। अभ्युदय का अर्थ है कल्याण और उत्थान। वास्तव में इस योजना को धरातल पर लाने का उद्देश्य बहुत मानवीय है, उसमें सहृदयता भी है। देखा गया है कि समाज में गरीबी के कारण कई मेधावी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। वजह यही होती है कि उन्हें कोचिंग या तमाम ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनसे परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन मिलता है और अच्छी तैयारी होती है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे गरीब युवाओं की ओर गया है और उन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारा है। इससे गरीब युवाओं को कोचिंग की सुविधा मिलेगी। निश्चित यह योजना युवाओं के मन में आशा और विश्वास जगा रही है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि 5 लाख से ज्यादा युवा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब कक्षाएं शुरू होंगी और छात्र अपने सुंदर भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। अब उन्हें इस बात से मायूस नहीं होना होगा कि गरीबी के चलते वे किसी अच्छे कोचिंग संस्थान की सहायता नहीं ले सके। सरकार के जरिए गरीब प्रतियोगी युवाओं को कोचिंग देने का विचार एक गहरी सोच है। इसके लिए एक दृष्टि चाहिए। सरकार शायद यही वजह है कि कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं के साथ चल रहे संवाद में एक छात्र ने जानना चाहा कि इस योजना का विचार उनके मन में किस तरह आया। उस युवा को जवाब मिला कि अभ्युदय योजना पथ प्रदर्शक है। कोरोना के समय जब कोटा में यूपी के हजारों छात्र फंस गए थे, तब यूपी में भी ऐसी कोचिंग सुविधा देने का फैसला किया गया था। अभ्युदय योजना का महत्व कितना है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि सिविल सेवा, जेईई, नीट, एनडीएस, सीबीएस समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी और छात्र इस बात से बेहद उत्साहित हो सकते हैं कि आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा के अधिकारी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट उन्हें पढ़ाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। यह नया दौर है, नई सोच भी जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक हैं, प्रोफेसर हैं। हमारे साथ रवि प्राशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ श्री प्रकाश सिंह जी हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कुलदीप मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि विषय आप ही का है। जिस तरह से एक योजना आई, अभ्युदय योजना की आज शुभारंभ हुआ है, सोच को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि यह कितना फायदा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के ऐसे तबके को दे सकती है जो वास्तव में पिछड़ जाते हैं? जी देखिए, जहां तक योजना का सवाल है, बहुत ही अच्छी योजना है और एक बिल्कुल साफ मन से लाई गई योजना है। और ये योजना कितनी सफल होगी ये डिपेंड करेगा कि उसका कैसे क्रियान्वयन होगा, क्योंकि सरकारें योजना तो बहुत बनाती है। आप केंद्र सरकार की बात करो, आप जो है प्रदेशों की सरकार की बात करो, सरकार अपने लोगों के हित में, प्रजा के हित में, इस लोकतंत्र में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की योजनाएं लेकर आती है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि योजनाएं कितनी धरातल पर सफल होगी आने वाले समय में ये बताएगा। और अभी तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई किस टाइप की ये योजना है। फिलहाल तो ये एक सराहनीय कदम है। इस कदम की मैं व्यक्तिगत तौर पर जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम। जी बिल्कुल, और लगता है कि आप इससे संतुष्ट भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं कपिल श्रीवास्तव जी, आपके समय में भी लैपटॉप दिए गए थे जिसकी वास्तव में सभी लोगों ने सराहना भी की थी, लेकिन आज ये एक ऐसी पहल है कि ऐसा लगता है कि कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कैसे देखते हैं इस योजना को, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब कोई अच्छी चीज हो तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं भी सराहना करता हूं, लेकिन एक चीज यह बात सत्य है कि जो आईएएस पीसीएस या अदर्स पढ़ाएंगे उनका मैनेजमेंट वो किस तरीके से उसमें करेंगे, क्योंकि अभी अच्छी एक नीति आप लेके आए, इसकी कार्य योजना का क्या ब्लूप्रिंट होगा वो अभी सरकार के पास नहीं। जहां तक सवाल है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए ऐसी कोचिंगें चलती रही हैं, हमारी अखिलेश सरकार ने भी दिया था, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं उस स्तर की। जैसे कोरोना काल का भी मैंने सुना, आकाश इंस्टीट्यूट और तमाम इंस्टीट्यूट हैं जिनके अंदर इस तरह की पढ़ाई होती है और वो लड़कों को कामयाबी मिलती है। उसमें कोई आईएएस पीसीएस नहीं पढ़ाते, लेकिन वो उनके पढ़ाए हुए आईएएस पीसीएस जरूर होते हैं। फिर जो एक आईएएस पीसीएस है जिसको एक इतनी बड़ी कार्य योजना प्रशासनिक दी गई है, वो किस तरीके से अपना समय ट्रिब्यूट कर पाएगा और वो किस तरीके से बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा, क्योंकि खुद अपने लिए एक पढ़ना और उस एक कंपटीशन की तैयारी करना और एक नौकरी करते हुए लोगों को पढ़ाना और उसकी तैयारी करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि योगी जी ने अच्छी शुरुआत करने की पहल की है, हमारी सरकार ने भी की थी। हमारी सरकार में जो किया गया था वो गरीबों के लिए था, और आपने अगर सबके लिए किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे कार्य रूप में परिणति होगी। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि जो बच्चे कोचिंग इसमें लेना चाहते हैं, अगर ये कहीं दुर्भाग्य से विफल होता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी तो मंडल स्तर पे शुरू हो रहा है, फिर जिले स्तर की बात है, मैं ये कहता हूं कि जो वही इंस्टीट्यूट और पढ़ा रहे हैं उसमें भी कोशिश करें कि कम से कम जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन इंस्टीट्यूट में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि ये चीज ऐसा होगा कि वो प्लेटफॉर्म बनाया होगा, आपको केवल मदद करनी होगी, शुल्क में कुछ वजीफा उनको अलग से देना होगा। इस तरीके की अगर पहल हो जाती तो हम समझते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। जी, सवाल बहुत सारे खड़े कर दिए आपने तो कपिल जी, लेकिन आप ये भी देखिए लगातार बहुत सारे आईएएस आईपीएस दिल्ली के अंदर क्लास देने के लिए आते हैं। बहुत सारी सूची है, बहुत लंबी है, और जितने भी इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर चल रहे हैं इस टाइप के, उसमें आते हैं वो एक एक घंटा कभी कभी दे के जाते हैं क्लासेस। बड़ा असर पड़ता है, और खासकर अगर कोई आईएएस ऑफिसर पढ़ाने आए तो उसका असर अलग दिखता है। ये अलग बात है कि वो समय क्या निकाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक आईएएस भी हैं, श्री प्रकाश सिंह जी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। सर, आपका एक तो स्वागत है। जिस तरह से कपिल जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वास्तव में समय नहीं मिल पाएगा 1 घंटे के लिए भी, या इसका जो हम कहेंगे जो बात हो रही है कि वास्तव में धरातल पर ये स्कीम आने के बाद बहुत सारे चैलेंज इसमें दिख रहे हैं? तो हमें तो लगता नहीं कि जितने भी हमारे आईएएस आईपीएस हैं या और भी अधिकारी हैं कि 1 घंटा वो पढ़ाने के लिए निकालने में उन्हें दिक्कत आ जाएगी। और एक बात और आपसे, क्योंकि हर चीज में गरीब अमीर धर्म घुस जाता है, कम से कम ये एक ऐसी योजना है जिसके अंदर धर्म और गरीब और अमीर ऐसा कुछ नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और 5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया 5 दिन में। जी प्रकाश सिंह जी। जी हाँ, देखिए, जो शंकाएं हैं, किसी भी अच्छी पहल के साथ कुछ शंकाएं लोग उठाते हैं, मगर देखिए एक सबसे बड़ी जो बुनियादी चीज है कि ये बड़ी नवीनतम कदम है, ऐसा अभूतपूर्व है, पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि इस योजना को कंपल्सन तो था नहीं सरकार का कि कोई कहीं संविधान में लिखा हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स में लिखा हो कि ये चीज की जाए। ये स्वस्फूर्त अगर खुद अपने आप में मन में माननीय मुख्यमंत्री जी के आई है, तो इसका जरूर ये अर्थ है कि उसके क्रियान्वयन में उनको रुचि होगी
और उसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि खुद ये विचार आया है और बड़ा ही अच्छा विचार आया है। जहां तक ये कह रहे हैं कि आईएएस पीसीएस को समय मिलना न मिलना, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है उनके लिए। ये वो लोग होंगे जो वॉलंटरली इस काम को करना चाहेंगे, और बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के लोग सिविल सर्विसेज में हैं, बहुत ही अच्छे विचारक हैं, बहुत ही अच्छे आप पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, हर विधा के एक्सपर्ट हैं, और वो अपनी इच्छा से इसमें आएंगे। ये कोई ड्यूटी नहीं लगेगी कि आज आपका रोस्टर बना हुआ फलाने साहब ये कलेक्टर साहब चले जाएंगे, आज एसडीएम साहब चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आज भी घर पे पढ़ाते निकाल पाएगा वही जाएगा। तीसरी चीज ये कि जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनके पास ये साधन नहीं है कि अच्छी कोचिंग, जिन कोचिंगों का नाम लिया जा रहा था उन कोचिंगों में चले जाएं, बहुत ही जेब में पैसा चाहिए उन कोचिंगों में जाने का, तो वो सहज ही ये कोचिंग उन पे उपलब्ध होगी। और दूसरी चीज जो आईएएस पीसीएस की बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ाएंगे या कोई आईएएस अधिकारी पढ़ाएगा तो वो उस काम को किया, उस कंपटीशन को क्लियर किया हो कि आदमी, तो उसका इंस्पिरेशन अलग होता है, उससे जो प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी अपने गांव घर जाते हैं, तमाम सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, भैया हमको ये बताइए, हमको ये बताइए, हमको ये बताइए, तो वो प्रेरणा अलग होती है। दूसरी जो उनका व्यवहारिक ज्ञान होता है कि किस तरीके से उन्होंने क्रैक किया एग्जामिनेशन, किस तरह की से इंटरव्यू क्रैक किया उन्होंने, ये सब चीजें वो नहीं कर सकता है उतना अच्छा जितना जिन्होंने ये सब चीजें कभी की नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई खामी नहीं है इस योजना में, और नहीं ये कहीं मनाही है कि इसमें एक्सपर्ट नहीं आएंगे, एक्सपर्ट्स भी आएंगे, और हमारे वो अधिकारी जो वॉलंटरली स्वेच्छा से, स्व प्रेरणा से इसमें आना चाहेंगे, वो आके इसमें पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छी स्कीम है, और मैं साधुवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और शुभकामनाएं देता हूं। चलिए प्रकाश सिंह जी, आप भी अपना समय देंगे पढ़ाने के लिए? जो मेरा सब्जेक्ट रहा है मास्टर्स तक, एमए पॉलिटिकल साइंस में हूं, कभी कहा जाएगा तो जरूर मैं अवश्य हाजिर हो जाऊंगा। चलिए देखिए, एक प्रोफेसर तो हमारे सामने आ ही गए हैं जी। रवि पराशर जी, बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे एक योजना आई, योजना के बाद ठीक है शंकाएं बहुत रहती हैं, शंकाएं होने भी चाहिए, शंकाएं नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा। पर रवि जी, जिस तरीके की पहल हुई है कि कोटा में जो शिक्षा दी जा रही है उसी तरीके की शिक्षाएं अब उत्तर प्रदेश के अंदर दी जाएगी। आप देखें कि दिल्ली में, कोटा में बहुत सारे बच्चे जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, और अब की बार ऐसा भी कहा जा रहा था, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि उत्तर प्रदेश की भागीदारी यूपीएससी में कम है, तो शायद कहीं ना कहीं ये एक निर्णय लिया गया। कैसे आप देखते हैं, और क्या वास्तव में कोटा जैसी या दिल्ली के जैसी स्थिति को यूपी में देख पाएंगे? जी, सकारात्मक योजना है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रवींद्र जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरह के सकारात्मक विषयों पर आप बहस करते हैं। आमतौर पर टीवी न्यूज चैनलों में इस तरह की डिबेट देखी नहीं जाती। मुझे ये भी अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस योजना की तारीफ की, सराहना की। ये बहुत अच्छा संकेत, एक सकारात्मक राजनीति के लिए मैं इसे मानता हूं। जहां तक उनकी शंका है, अभी हमारे जो, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अच्छे काम हो तो उनकी तारीफ हर हाल में होनी चाहिए। जहां तक एक शंका उन्होंने उठाई कि प्रशासन में बिजी जो अधिकारी हैं, व्यस्त अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए वे समय निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। मुझे लगता है कि समय बिल्कुल निकाल पाएंगे, और ये दो तरफा होता है। देखिए, मैं भी एक पत्रकार होने के नाते जब किसी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाने जाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अनुभव का, मेरे ज्ञान का लाभ उन छात्रों को ही मिलता है, बल्कि बहुत सारे नए विचार, नए जमाने की जो सोच है, उससे हम भी परिचित होते हैं। तो मुझे लगता है कि आईएएस और आईपीएस और आईएफएस अधिकारी इस योजना से जुड़ेंगे तो उनको भी एक प्रशासन अच्छा चलाने में, एक युवा शक्ति को प्रेरित करने में क्या क्या और मोटिवेशनल वैल्यूज हैं, ये जानने में मदद होगी। तो ये दोतरफा संवाद होगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभ्युदय का अर्थ है निरंतर विकास, निरंतर उत्थान, निरंतर उन्नति। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, तो निरंतर उन्नति के प्रयास करना, अभिनव योजनाएं बनाना, ये
केवल यूपी सरकार का ही कर्तव्य नहीं समझता हूं मैं, और केंद्र सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि अपने अपने राज्यों में जो भी सरकारें हैं उनको इस तरह की अभिनव सोच के साथ सामने आना चाहिए। और इस योजना में सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो लोग विपन्न हैं वे भी इससे जुड़ पाएंगे। और अभी तक जो जिस तथ्य का उल्लेख नहीं हुआ, मैं बता दूं कि ये योजना ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी है और ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी। जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं एनरोल हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ये ऑनलाइन की संख्या है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि एक पात्रता परीक्षा भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया, शौकिया करा लिया, और वो कोचिंग क्लासेस में ऑनलाइन या ऑफलाइन भीड़ बढ़ाएगा। एक तथ्य ये भी है कि जो योजना आरंभ की गई है उसमें ऑफलाइन जो विद्यार्थियों परीक्षार्थियों का चयन हुआ है वो करीब 50,000 से ज्यादा का है। तो ऑफलाइन, ऑनलाइन और बहुत सारा मटेरियल वैसे भी वेबसाइट्स पे उपलब्ध है, लेकिन अगर अधिकारी मार्गदर्शन करेंगे प्रतियोगी छात्रों का, तो देखिए होता क्या है कि रिटन परीक्षा तो पास कर लेते हैं बहुत सारे मेधावी लोग, लेकिन इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें। तो अगर जो पास कर चुके अधिकारी हैं, प्रोबेशनर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे अगर अपने अनुभव का लाभ बांटेंगे तो ये ज्यादा एक मुझे लगता है कि सार्थक कदम साबित होगा। नहीं, बिल्कुल बहुत ही सारी बातें रवि जी आपने बताई। मैं डॉक्टर नेपाल सिंह जी, आप तो खुद विदेश में पढ़ के आए हैं, पीएचडी की डिग्री वहां से आपने ली है, बहुत सारी चीजें आपने देखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज एक नई पहल हुई है। एक तो आप देखेंगे लगातार कि जो हमारा फीस स्ट्रक्चर इस तरीके के संस्थानों का जहां पर तैयारियां होती है वो बहुत हाई फाई है, और बहुत सारे बच्चे केवल वहां इसलिए नहीं जा पाते कि उतनी सारी फीस कहां से लाएं। इस कारण बहुत से लोग पिछड़ जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर अभी की शुरुआत हुई है, इसमें कितनी आपको उम्मीद लगती है कि जो हमारा युवा है वो वास्तव में, जिस तरीके की एक बात भी आई है कि रुझान जो है ना वो सीरियस वाला रुझान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खाली एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया कि भाई ठीक है देख रहे हैं, ये भी एक इसमें एक बड़ा सवाल रहेगा। तो आप कैसे देखते हैं कि युवा इसमें कितना आएगा और वास्तव में वो इससे बहुत बेनिफिट उसको मिल जाएगा? और एक सवाल जो उठाया था हमारे कपीश जी ने, वो भी मैं आपसे ही कहूंगा कि एक बात बोली कि इसमें भी एक बात ये आई कि भाई इसमें भी अल्पसंख्यक और पिछड़ा और दलित और फिर अगड़ा, ये बहुत सारी चीजें यहां भी आ गई जो कि इस योजना में शायद नहीं लगती। उस पर भी आप प्रकाश डालिएगा जी। देखिए संजय जी, मेरा इस योजना के बारे में 2 पहलुओं पर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन रहेगा जी। सबसे पहली बात तो यह है, इस योजना की हमको एक खूबसूरती देखनी चाहिए कि इसने सबसे पहले उन बच्चों के लिए एक उम्मीद जगाई है जो अपना कुशल होने के बावजूद भी, सक्षम होने के बावजूद भी इसलिए निराश हो जाते थे कि उनके पास साधन नहीं थे। तो ये, इसको यदि हम राजनीतिक परिभाषा में देखें तो जो संविधान की हमारी पहली मूल भावना है कि सबको अवसर मिलेगा और सबको समानता का अवसर मिलेगा, वो ये पूर्ण करती है कि यदि आपके अंदर सक्षमता है, आपके अंदर लगन है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपको देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। एक तो इसकी ये बहुत अच्छी बात है। इसमें उन बच्चों में जिनमें निराशा पैदा हो जाती है, जिस यूथ में निराश पैदा हो जाएगा, जो यूथ पहले दिन ही रिजेक्टेड हो जाएगा इस बात के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मैं किसी जाति की वजह से रिजेक्ट हो गया, मैं किसी धर्म की वजह से रिजेक्ट हो गया, तो उस चीज को इसमें पहले ही एक प्रतिबंध किया गया है और उसमें आजादी दी गई है कि जो प्रतिभावान व्यक्ति है वो आए, और यदि उनके पास पैसे की कमी है तो उसको सरकार पूरा करेगी। एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा इसका बहुत बड़ा पहलू ये है कि इसमें जो सरकारी अधिकारियों को, तजर्बेकार अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों को जो इन्वॉल्व किया गया है, ये इसलिए नहीं कि वो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बन के आएंगे, वो एक रियल टाइम लीडर बन के आएंगे। और जब बच्चे उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सब्जेक्ट तैयार तो घर में कर लेंगे, दूसरे एक्सपर्ट लोग भी आएंगे, दूसरे एक्सपर्ट लोग उनको पढ़ा के भी जाएंगे, लेकिन उनका जो 1-to-1 इंटरेक्शन से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो उनको अपनी सक्सेस की ओर ले जाने में ज्यादा मदद करेगा। अब जहां तक बात है इसके क्रियान्वयन की, ठीक है, हर स्कीम में क्रियान्वयन कोई थोड़ी डिफिकल्टी आती है, लेकिन 2 चीजों में हमें इसमें देखना चाहिए। एक तो जो व्यक्ति इसको लेकर आ रहा है उसकी नीयत क्या है। यदि योगी सरकार इसको लेके आ रही है, योगी सरकार ने अपने कोरोना में भी और दूसरी जगह में भी उन्होंने ये अपनी नीयत को बहुत क्लियरिटी के साथ किया है कि यदि वो जिस चीज को ठानते हैं उसको पूरा करते हैं,
तो मुझे लगता है कि उसको जरूर पूरा करेंगे। और ये उन्होंने एक बहुत ही चैलेंजिंग स्टेप भी लिया है। उन्होंने अपनी प्रेरणा बता दी कि जब मेरे बच्चे वहां पीड़ित हुए तो मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जब शीर्ष नेतृत्व का कमिटमेंट हो जाता है तो उस योजना की सफलता ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब इसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है तो पूरा प्रशासनिक शासन इसमें इन्वॉल्व है। और चौथा इसका जो पॉइंट मेजर निकल के आता है संजय भाई, वो ये है कि अभी हमारे पास बहुत सारा स्कैटर्ड वे में काम कर रहा है। समाज कल्याण अलग मंत्रालय काम कर रहा था, माइनॉरिटी मंत्रालय अलग काम कर रहा था, पिछड़ा वर्ग अलग काम कर रहा था, बहुत सारे जो है वर्ग इसमें काम कर रहे थे, उनके लिए अलग अलग बहुत सारी योजना में कहीं पैसा जा रहा था। अब ये पैसे का शायद हो सकता है इसका पूल करके एक अच्छा उपयोग हो सके और उनको फिर फर्दर एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस उनको आपका जो है कोचिंग, इसमें देने में भी उनको मदद मिलेगी। तो जो सरकारी सिस्टम में जाकर जो भ्रष्टाचार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाता था, ये ऑनलाइन सिस्टम में एक डाटा आएगा, ऑनलाइन सिस्टम में सब मेरे जिले में एक कमिश्नर भी इसमें आ रहे हैं, डीएम भी इसमें आ रहे हैं, तो फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो कोई भ्रष्टाचार कर पाए जी। तो इसमें सारी खूबसूरती यदि देखें तो ये स्कीम बहुत ही बेहतर है। जहां तक इसका राजनीतिक उपयोग होगा, मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी कुछ चीजों में बड़े सफल हुए हैं और यदि वो इसको करने जाते हैं तो जो प्रदेश की राजनीति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग में बटी थी, शायद वो ये उसको साधने में उनको बहुत मदद करेगी। आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें अब पीछे छूट जाएंगे और वास्तव में कार्य पे फोकस सबको करना होगा, क्योंकि अच्छे कार्य कराने पड़ेंगे। नेपाल जी बिल्कुल, ये एक देखिए राजनीति का बदल रही है। राजनीति इसलिए बदल रही है, पहले राजनीति क्या होती थी, राजनेता कुछ सोचता था, वो अपने कुछ नेताओं को बताता था, नेता कुछ कार्यकर्ता बताते, कार्यकर्ता जनता को बताते थे। आज आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, आज हर चीज व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर और पूरी दुनिया के संदर्भ में उपलब्ध है। हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, वो सब चीज को जानता है, सब चीज को पहचानता है। तो आपका कार्यकर्ता कितना मुझे कन्विंस करने की कोशिश करे, मैं नहीं कन्विंस होऊंगा। आपका नेता मुझे कितना कन्विंस करने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, जब तक कि मेरे सामने उसका कोई रियलिटी बेस्ड डाटा नहीं हो। तो इस पूरे सिनेरियो में अब धर्म, जाति और इन सब की तुष्टिकरण की राजनीति बहुत लंबी समय नहीं चलने वाली है, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि यूथ का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूथ का इंटरेस्ट है कि मेरा डेवलपमेंट कैसा होगा, मुझे रोजगार कैसे मिलेगा, मेरी सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी और सामाजिक सुरक्षा में भी मेरी सामाजिक पहचान कैसे बनेगी। हम सारी जिंदगी उनको माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड करके अपना वोट बैंक नहीं बना सकते। यह बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि आज जो आप दिल्ली में सोचते हैं, शाम को वो आदिवासी क्षेत्र में भी देखा जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लगातार चर्चा जारी रहेगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूं है काफी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे,
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज, हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। भाई जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट राइड? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं अभ्युदय योजना की। जी हाँ, अभ्युदय योजना से कितनी प्रतिभाओं का उदय होगा, और उसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मलिक जी, अगर आप देखें, क्योंकि आप खुद एक प्रोफेसर हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, इस योजना के अंदर आपको कितनी, मैं कहूंगा, खूबियां लगती है और क्या क्या खामी ऐसी लग सकती है जो भविष्य में शायद उस पर चर्चा हो तो वो भी अभी दूर हो जाए। जी देखिए संजय जी, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ब्रेक से पहले जो डिबेट जारी थी वो कुछ हम इस योजना को कोटा के अंदर जो संस्थान चल रहे उनसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे। तो एक तो ये मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोटा के अंदर जितने भी संस्थान हैं वो सारे के सारे प्राइवेट संस्थान हैं, और ये जो स्कीम योगी जी लेकर आ रहे ये सरकारी स्कीम है। और सरकारी स्कीम कैसे चलती है, उनमें क्या क्या बाधाएं आती है, ये शायद कोई बताने की आवश्यकता नहीं। सारी की सारी स्कीम युवाओं के लिए है, और हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर मैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर पार्टी के नेता आज कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ देख रहे, क्योंकि हमारा देश एक युवाओं का देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अलग अलग मंचों से इस बात को बोलते हैं और बड़े गर्वान्वित फील करते हैं। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्कीम के अलावा भी युवाओं के लिए और बहुत सारे कुछ काम होने चाहिए। आप रोजगारी की बात करो, कोरोना काल के अंदर युवा किस तरीके से परेशान है। आज युवाओं के पास सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं है, इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा होता आपने ये जो स्कीम लेकर आए इसका तो बिल्कुल मैं समर्थन कर चुका, लेकिन अभी बजट आया, आप देखो बजट के अंदर केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बजट कम कर दिया। जहां लास्ट ईयर 99,000 करोड़ का बजट था उसको घटा के जो है 93,000 करोड़ का बजट कर दिया, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर शिक्षा क्षेत्र इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। ऐसे हेल्थ सेक्टर में मलिक साहब ऐसा बढ़ा है। जी नहीं, तो वो भी बहुत बड़ी आवश्यकता शायद हमें लगती है थी। बिल्कुल बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसका भी मैं सम्मान कर रहा हूं और ये होना भी चाहिए था। लेकिन ऐसी बुद्धिजीवियों की ऐसी रिपोर्ट थी कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी जो बजट है वो कहीं ना कहीं डबल किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, नई शिक्षा नीति सरकार लेकर आ रही, तो जब हमें किसी नीति को उसको क्रियान्वित करना तो उसके लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होगी। आप देखो कोरोना काल के अंदर शिक्षकों का क्या हाल है, तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी, क्योंकि ये भी इसी
से रिलेटेड। भाई मैं तो ये कह रहा कि युवाओं को कोचिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही, आप उनको शिक्षा ऐसी दो ना। और एक तरफ तो अभी एक सज्जन आकाश इंस्टीट्यूट, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एक तरफ तो हम इनसे अपने बच्चों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चों को इनकी आवश्यकता ही ना पड़े। बच्चों के ऊपर आज अगर आप पूरे विश्व के अंदर देखें और हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखें तो हमारे बच्चे इतने मानसिक रूप से परेशान हैं इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर। अरे आप और हम भी पढ़े, पहले कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, आज क्या शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण वहां पे शिक्षकों के क्या हालात है। आज के शिक्षक 5-10 हजार रुपए में इस देश के अंदर काम कर रहे, और शिक्षक इस देश का राष्ट्र निर्माता है। अगर हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो विश्व गुरु बनाने का जो रास्ता है वो शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। और अभी मैं यहां पे ये बात भी कहना चाह रहा कि योगी जी की बहुत ही अच्छी मंशा है, मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा, और कोरोना से उन्होंने प्रेरणा लेकर ये स्कीम लेकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी शक मैं जाहिर कर रहा कि अभी 1 साल बाद यूपी के अंदर चुनाव आने वाले, तो कहीं जैसे सपा की गवर्नमेंट ने लैपटॉप देके जो है युवाओं को लुभाने की कोशिश करी थी, क्या भाजपा सरकार ऐसे युवाओं को ऐसे प्रलोभन लाके तो उनको लुभाने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब पहलू के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। विचार तो हर चीज पे रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे सवाल आपने भी उठाए हैं। कपिश जी एक बात लगातार, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे चर्चा चल रही है, बहुत सारे लोग सब चीजें बता रहे हैं। अगर आप देखें कपिश जी, शिक्षा के ऊपर हमेशा सवाल रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो आज की सरकारों पे रहे हैं, वो लगातार जब से हम आजाद हुए हैं तब से सवाल खड़े होते आ रहे हैं। आखिर कोई तो नई पहल करेगा, कभी तो कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, और जब नया होगा तब उसे होने ना दिया जाए, तब ये कह दिया जाए कि उसके अंदर तो आने वाले समय की राजनीति घुस जाती है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि जो सार्थक पहल होती हैं वो विपक्ष को उसमें सार्थक भूमिकाएं निभानी चाहिए, सवाल खड़े करने चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर सही काम हो, ना कि इसलिए कि वो योजना ही धराशायी हो जाए। ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं समय समय पर आई, चाहे वो आपकी सरकार में थी या और सरकारों में थी, कभी किसी ने बदल दी, कभी किसी ने बदल दी, तो कुछ चली गई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जो बातें हो रही हैं, अगर सभी लोग एक मत होकर इस तरीके की योजनाओं पर काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई खराब योजना है। ये एक ऐसी चीज है कि यहां एक ऐसे बच्चों को, जो बच्चे वास्तव में पढ़ नहीं पाते, और इस चीज को सब जानते हैं कि आज शिक्षा का हालात क्या है, और ये कोई ये भी नहीं कह सकता कि आज ही अभी हो गए हैं ये हालात, ये बहुत पहले से हैं। जो प्राइवेट की बात होती है बहुत पहले से हैं। मैं पूछता हूं, मुख्यमंत्री बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारी सरकारें रही हैं, क्या कभी किसी ने सरकारी स्कूलों का उद्धार करने की ठानी है? नहीं ठानी। धीरे धीरे कर सवाल उठने शुरू हुए हैं। तो शायद अब ऐसी स्थिति आए कि जो इस तरीके की शुरुआत हुई है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी उनका हक मिल पाए, और जो ये प्राइवेट वाला जो ठप्पा है अपने आप हट जाएगा। अगर आईएएस और आईपीएस पढ़ाने लगे, 1 घंटा देने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ये चाहेगा कि मैं वहां प्राइवेट में जाके पढ़ाऊं, वो भी शायद इसी चीज का लाभ लेने के लिए आ जाए। कपिश जी क्या कहेंगे आप? जी परविंदर जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे पैनल के अंदर एक मैं ही राजनीतिक व्यक्ति हूं और बाकी लोग अपने अपने विषय के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं। नहीं, आप भी अपने विषय के पूरे विद्वान हैं। जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल। मैं इस बहस को जो है राजनीतिक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने, मलिक साहब ने योगी जी की नियत पे बड़ी तारीफ की है। मैं उस पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो मामला इतना बड़ा है कि बहुत गहरा चला गया और शायद उनके पास जवाब भी नहीं निकल गया है। हम इसे इसी डिबेट पे केंद्रित करें। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग भी पढ़ करके ही निकले हैं, कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ने भी लिखा है और हम लोग आज भी देते रहे। मैं आपको बताऊं, बच्चों के ट्यूटोरियल में मुझे एग्जामिनेशन में अगर बुलाया जाता है तो मैं लॉ के फील्ड से आता हूं और वहां जाता हूं। मैं या तो प्रैक्टिशनर लॉयर, वो एक काम कर लेना अलग है। अब अगर मैं ट्रेनिंग देता हूं अगर बच्चों को कि पीसीएस-जे के लिए, बहुत सीधे हम अपने ही विषय का बता पाएंगे, तो हम जो प्रैक्टिकल धाराओं को यहां पे समेकित करते हुए एक प्रैक्टिकल करते हैं, वो और किताब के अंदर जो बेयर एक्ट में धाराएं लिखी हुई एकदम अलग होती है। जब पीसीएस-जे में एग्जाम होता है तो बेयर एक्ट की धारा कामा बाई फुल स्टॉप लिखनी पड़ती है,
वो हमें याद ही नहीं होती। हम लोग तो एक्सरसाइज करना जानते हैं कि कैसे प्रक्रियात्मक चीजें होंगी, कौन सी धाराएं कैसे पुट की जाएगी। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, ये बहुत मेहनती लोग होते हैं। जो इंडिया का क्रीम होता है वो इन पदों पर जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जब वो प्रशासनिक अनुभव लेकर के और अपने काम में देश को योगदान देना शुरू कर देते हैं तो उनके पास बहुत कम समय होता है। पठन पाठन के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है और रिलेवेंट होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि जब आप कोटा के अंदर के इंस्टीट्यूट से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर आप लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, तो एक आईपीएस का, एक आईएफएस का, एक वन अधिकारी फॉरेस्ट का अगर जाता है वहां पर अपनी चीजें कहता है तो वो प्रशासनिक अनुभव शेयर करेगा। व्यक्तित्व का विकास वो कर सकता है कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर आ रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी कल्ट कैसी होनी चाहिए, आप कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे, आपसे क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, या उनके समय में क्या क्वेश्चंस किए गए थे जिनका उन्होंने जवाब दिया था। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप टेक्निकल इस बात को समझिए, पढ़ाना एक अलग विषय होता है। अब व्यक्ति अंतर्मुखी भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे ये मनमोहन सिंह साहब एक ये डिलीवरी करते थे डायलॉग, कितने मर्मज्ञ थे इकोनॉमिक्स के ऊपर और सारी चीजें, और इन्होंने कहां से कहां पहुंचाया था देश को। लेकिन आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वोकल होना एक अलग है, मर्म का ज्ञानी होना एक अलग है। उसको टेक्निकल ज्ञान को आप व्यक्ति को कितना प्रदान कर सकते हैं, इसका भी टेक्निकल होना एक बहुत अलग की चीज है। वो गुरु के अंदर होता है, क्योंकि उसका प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशन कर रहा है, उसका काम ही वही है। और अब तो इसमें टेक्निक इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि सारी चीजें टेक्निक पे हल की जाती हैं। 60 मिनट के अंदर आपको 300 क्वेश्चन अगर करने हैं तो कैसे टेक्निक अपनाई जाएगी, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। और दिन प्रतिदिन के हिसाब से ये टेक्निक बदलती चली जाती है, क्योंकि रोज का रोज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, ये शुरुआत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने भी शुरुआत की थी, हमने आपको कहा भी कि अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग चलता था और वो विभागे देखता था, उनका बजट वहीं से होता था। अभी योगी जी ने इसका कोई बजट नहीं बताया कि कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कहां भवन उपलब्ध कराएंगे, किस तरीके से क्या चीजें देंगे, उन पर क्या खर्चा आएगा, प्रदेश सरकार उसकी व्यवस्था कहां करेगी। दूसरी चीज मैं कहता हूं, इतना अच्छा सोच जाते जाते क्यों आया? क्यों जब आपके 9 महीने 10 महीने रह गए हैं, क्योंकि 9-10 महीने के बाद जो है गैजेटिंग आ जाएगी 2022 के चुनाव में। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जाते जाते क्यों, ये चीज आते आते क्यों नहीं था? कम से कम आप उसको कार्य रूप में परिणित कर लिए होते। दूसरों के कंधों पे अच्छी योजनाएं बना करके अपनी पीठ थपथपाना हमें नहीं लगता है उचित। बहुत अच्छी बात है आपने किया है, कम से कम साल भर करके दिखाएंगे, जनता भी सराहेगी, हम विपक्षी दल भी सराहेंगे। लेकिन हमारी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है, वो पटल पे मैंने रखी है, बाकायदा व्यापक ढंग से रखी है। और ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि चली चला के बेला भी रोज नित्य नई योजनाएं योगी सरकार लेके आ रही है। अमेरिका तक चीजें आ चुकी है और सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। आप देख लीजिए कि कहां देश जा रहा है। क्योंकि वोकल होना एक अलग बात है, उसको कार्य रूप में परिणित करना दूसरी बात है। अगर हमारी सरकारें बड़ा अच्छा कर रही होती तो लॉ एंड ऑर्डर में आज पहला नंबर नहीं होता उत्तर प्रदेश में कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा। और जो चीज 6 महीने के अंदर योगी जी ने कही थी कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बना देंगे, आज पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त हो चुका है। हम इस विषय नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने ये बात कही थी, इसलिए मैंने हल्का सा पुट किया है। कोरोना काल के अंदर जिस तरह से आपदा में खुली लूट की छूट मिली है, और हमारे पूर्व आईएएस बैठे हैं, हम नहीं नाम लेंगे, वो जानते होंगे कि किन लोगों ने कैसे किया है। हम लोग भी रिलेवेंट हैं, उन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं, देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं, 100 रुपए का थर्मामीटर 1000 रुपए में खरीदा गया, तमाम चीजें हैं। ऑक्सीमीटर जो है 1500 का 55,000 रुपए 5500 रुपए में खरीदा गया। ये सारी चीजें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। ये राजनीतिक की पहल सही, अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि योगी जी वाकई इस प्रदेश के युवाओं के लिए करें, क्योंकि हमने अगर कहा था तो हमने डिजिटल करने के लिए उनको लैपटॉप दिया था, और बाकायदा 25 लाख लैपटॉप हम लोगों ने देने का काम किया, और लोगों तक पहुंचा था, डिलीवर्ड है। अब उसका वो प्रयोग अपने व्यवसाय के लिए कर रहा है, या अपने ज्ञान के लिए कर रहा है, या अपने आप को बर्बाद करने के लिए कर रहा है, ये उसके गार्जियन पर निर्भर है।
लेकिन हमने जो कहा वो किया। हम स्मार्टफोन भी इसीलिए डिजिटल के वजह से लेकर के आ रहे थे कि उससे अभ्यर्थी पढ़ेगा। आज कोरोना काल में डिजिटल ने ही सबसे ज्यादा पढ़ाया। हम कह रहे हैं हमारे आपके बच्चे तो पढ़ लिए, जो लोग प्राथमिक विद्यालय के बच्चे थे वो तो पूरा का पूरा साल घर बैठे रह गए, उनको वैसे ही पास करके निकाल दिया गया। उनकी विद्या कहाँ चली गई? उस समय सरकार कहाँ देख रही थी? वहां पर क्यों नहीं उन्होंने कुछ व्यवस्था की कोरोना काल के अंदर? तो तमाम चीजें हैं, विद्या को सेलेक्टिव नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कोई शुरुआत है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। चलिए, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे सवाल कपीश जी खड़े किए हैं। प्रकाश सिंह जी, बहुत सारी चीजें तो कपीश जी ने बता ही दी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने, बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं, लेकिन दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि सीधा जब संवाद डीएम या एसएसपी या किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर या और पीसीएस अधिकारी का जब छात्रों के साथ होगा तो वो कितना उपयोगी रहेगा। और दूसरी बात कि बहुत चीजें सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें सभी कह रहे हैं, ये वर्चुअल डिजिटल इसकी बात शुरू से होती रही है। शायद किसी को सपने में भी नहीं पता था कि इस तरीके की महामारी आएगी और ये वर्चुअल शब्द उस महामारी से निकल कर आएगा। पहले कंपनियों के अंदर चलता था, अब आम बच्चों की जुबान पर भी है। तो ये भी कितना बेनिफिट इस तरीके की जो क्लास चलेगी दे पाएगा, और क्या वास्तव में आईएएस आईपीएस या मैं कहूंगा पूरी यूपीएससी की तैयारी के लिए वर्चुअल क्लास से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है? जी देखिए, कुछ थोड़ी सी ज्यादा राजनीतिक बातें हो गई, जो विषयांतर हो गया था। पहली चीज तो ये कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं, मेरी भी अच्छी खासी उम्र हो गई है, 68 साल की उम्र हो गई है। पहले कैसे शिक्षा होती थी मैंने भी देखा है। मैं भी चुंगी के स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, प्राइमरी स्कूल जो म्युनिसिपैलिटी का होता था। जो दुश्वारियां उस जमाने में थी और जो पे स्ट्रक्चर टीचर्स का था, उसका कोई मुकाबला अब नहीं है। अब जो शिक्षा की उपलब्धता है, डिस्टेंसेस हैं, वो सब बहुत दूर हो चुके हैं। दूसरी चीज की जैसे चली चला की बेला, अब चली चला की बेला तो सब्जेक्टिव चीज है ना। आपके लिए चली चला की बेला है, दूसरे के लिए चली चला की बेला नहीं। कहीं ये तो नहीं लिखा है कि ये सरकार खाली 5 साल चलेगी और उसके बाद नहीं आएगी। ये सोच के अगर कोई काम करेगा तो कोई काम ही नहीं होगा। ये तो कंटिन्यूएशन है, सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करता है। तो ये बड़ी अच्छी पहल है, इसकी सिर्फ तारीफ होनी चाहिए। और किसी चीज की इफ्तिदा होने पे ही इतनी शंकाएं, तो ये बड़ा अजीब सी मनोवृत्ति है कि इतनी शंकाएं कर दे, एक अच्छी पहल की जाए, आप इसको सपोर्ट करिए। दूसरी चीज, हमारा गांव, माधोपट्टी गांव है जौनपुर का, बड़ा फेमस है, उससे मैक्सिमम आईएएस अधिकारी पैदा हुए हैं। और उसका मोटिवेशन ही ये था कि एक हमारे बाबा वो हुए, उसके बाद गांव में जैसे होड़ लग गई बच्चों की, वो उनके पास जाते थे, पूछते थे, उनके नोट्स लेते थे। हमारे हॉस्टलों में, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, हमारे यहाँ सीनियर्स की विरासत थी कि जो आईएएस है उसमें से इतने प्रेरणा देते थे वो, और उनके घर हम जाके बैठते थे, उनकी मिन्नतें करते थे, उनसे नोट्स लेके आते थे। तो आधी चीज तो वो उसी से पूरी हो जाती थी हमारी, कि उनके अनुभव को हम शेयर करते थे। एक विद्वान होना अलग चीज है, कंपटीशन को क्रैक करना अलग चीज है। हम लोगों ने दोनों तरह की पढ़ाइयां पढ़ी हैं। हमारे जो कोच, हम लोगों के जो सीनियर तो बताते थे कि बेटा अगर विद्वान बनना हो तो ये किताबें पढ़ो, और अगर आईएएस बनना हो तो ये किताबें पढ़ो। तो ये ज्ञान जो है खाली वही दे सकता है कि जो उन चीजों से गुजरा हुआ हो। तो बड़ी ही व्यवहारिक शिक्षा आपको मिलेगी जो अधिकारी आएंगे, और पढ़ाने का तरीका आप देखिएगा दूसरा होगा। बड़े ही ब्रिलियंट लोग हैं इसमें, ऐसा नहीं है, बड़े डेडिकेटेड और बड़े ब्रिलियंट लोग हैं। तो इतनी शंकाएं करना ठीक नहीं है। और कोटा वोटा को उदय ही इसलिए हुआ कि हम लोग उस चीज को अब शुरू कर रहे हैं, ये पहले शुरू हो गई होती, या और हम पूछ रहे हैं कि इस सरकार के पहले क्यों नहीं। आप कह रहे हैं कि चली चला की बेला क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस सरकार के पहले। तो प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं है, कि हर आदमी को सोचना चाहिए था। जो शुरू हुआ है बहुत अच्छा शुरू हुआ है, और ये चीजें जो हैं ऑनलाइन, एक नई चीज, हर बुराई में एक अच्छाई होती है। कोरोना ये इंसाइट दे गया, ऑनलाइन का जो क्रेज ये चला है वर्चुअल क्लासेस का, इसका फायदा ही बहुत हुआ है। आदमी पता चला बलिया से चला आ रहा है, भागा हुआ ज्वालाओं से चला आ रहा है, मीटिंग कर रहा है या क्लासेस अटेंड कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। अब आप यहीं बैठे बैठे, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपने जो कहा कि हमने लैपटॉप बांटे, जो लैपटॉप का इस्तेमाल होगा, जो लैपटॉप बटे थे उसका इस्तेमाल होगा, इसमें करेंगे लोग। तो ये चीजें बेहतरी के लिए हैं, और अब इतनी सुविधा हो गई है कि आप विश्व के किसी कोने से 2 मिनट में जुड़ जाइए। इसका फायदा भी है।
बहुत ज्यादा फायदा है। और आप देखिएगा कि जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए अफसरों को इसमें लगाया गया है कि वो खुद इन्वॉल्व होंगे तो अपने आप सिस्टम की मॉनिटरिंग भी होगी, सेल्फ मॉनिटर्ड सिस्टम हो जाएगा कि जब उस जिलाधिकारी साहब जाएंगे या कमिश्नर साहब जाएंगे या प्रमुख सचिव साहब जाएंगे तो अपने आप एक मॉनिटरिंग भी होगी, उसका निरीक्षण भी हो जाएगा और उसमें अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी कि क्या सुधार किए जाएं वो सुधार भी होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इतनी शंकाएं करना उचित नहीं है। इससे जो बेचारे हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनमें नैराश्य जागेगा। उनको उत्साहित करिए, वो अपना इतनी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनके दिमाग में शक मत डालिए कि रात को बेचारे जाके सोचेंगे। कपीश जी लूंगा आपसे भी मैं जरा, क्योंकि दो मेहमान और हैं कपीश जी। जी रवि भाई, बहुत सारी चीजें उठी यहाँ पर, बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि राजनीति अगर ना हो उत्तर प्रदेश के अंदर तो ऐसा तो असंभव है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बातें जो कपीश ने उठाई है वो वास्तव में वो बहुत कुछ ठीक भी है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि ये अच्छी योजना है बशर्ते ये धरातल पर आए और काम आए। ये बहुत सारे सवाल हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीति तो आड़े आती है। रवि भाई, एक चीज इसमें हम ये देख रहे थे कि अगर इस तरीके की कोई योजनाएं आती हैं, चाहे वो शुरू में आए बाद में आए कभी भी आए, लेकिन तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना है, जो एक गरीब छात्र है, वो गरीब कोई भी हो सकता है, इसमें कम से कम उस तरीके के क्षण नहीं आने चाहिए जो और जगह रह जाते हैं। तो वहां से उठ के हर आदमी, चाहे वो कोई भी गरीब है, अगर यहां से निकल कर जाता है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के वो युवा जो वास्तव में आज पिछड़े हुए हैं वो भी कहीं अच्छी अच्छी जगह बैठेंगे और फिर वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम भी आएंगे। जी रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रवींद्र जी, बिल्कुल सही बात है। और राजनीतिक टीका टिप्पणी थोड़ी ज्यादा हो गई, जैसे कि अभी पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा। अब देखिए, एक सिद्धांत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कोरोना महामारी जो आई पूरी दुनिया में, वो कोई बीजेपी की सरकारों में तो नहीं आई, कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां भी आई। तो कोरोना महामारी के दौरान अगर किसी मुख्यमंत्री को, किसी सरकार को ये लगता है कि भाई कोटा जाते हैं हमारे प्रदेश के हजारों छात्र कोचिंग लेने, और खासतौर पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की, तो हम अपने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था करें। अब इसका चुनावी समय सीमा से क्या लेना देना है? मुझे एक पत्रकार के तौर पर ये आक्षेप तो मुझे समझ में नहीं आया। कोरोना कोई किसी राज्य विशेष के चुनाव देखते हुए नहीं आया। बिहार में तो चुनाव ही कोरोना काल में पीक आवर्स में हुए वहां, तो ऐसा नहीं है। इस तरह की टीका टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। और इस तरह की योजनाएं सामाजिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं तो पहले भी कह रहा था कि अभी यूपी सरकार ने बनाई है, बाकी की सरकारों को भी बनानी चाहिए। और जहां तक शिक्षा के स्तर का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बचपन में गांव के स्कूल में पढ़ता था वैसा ही स्कूल गांव में है। उसमें भी सुधार धीरे धीरे हो रहा है चीजों में। प्रति व्यक्ति आमदनी अगर बढ़ी है तो ये सब, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों या गठबंधन सरकारें रही हों या बीजेपी की सरकारें रही हों, सबने कुछ सार्थक कदम उठाए हैं। तो एकाएक हमें किसी के ऊपर ब्लेम डाल देना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। मुझे जब बात हो रही थी शिक्षा के स्तर की उत्तर प्रदेश में या देश में, नई शिक्षा नीति का भी हवाला आया। मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला अचानक याद आया, जो डबल बेंच का फैसला था, और उसमें यह कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारी हैं जिलों में तैनात, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। ऐसा सुझाव इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उस फैसले में, निर्णय में दिया गया था। हालांकि उस पर क्रियान्वयन कितना हुआ हम सब जानते हैं, नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई योजना किसी युवा वर्ग की बेहतरी के लिए लाई जा रही है तो उस पर बहुत सारे आक्षेप एकदम से मढ़ देना, ये मुझे उचित नहीं लगता। देखिए, ये एक सच्चाई है कि 35 साल की उम्र वाले, जो 35 साल तक के जो युवा हैं देश में, उनकी आबादी करीब 70% से थोड़ी ज्यादा ही है। और 35 साल वो उम्र है हमारे देश में जब आदमी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, पीक पे होता है, अंतिम एक वो होता है उसका। तो ऐसे में किसी युवा वर्ग को बहुत बड़े पैमाने पर संस्कारित करना, सुशिक्षित करने का प्रयास अगर कोई किया जा रहा है तो उसकी बाकायदा सराहना होनी चाहिए, और केवल सराहना होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, राजनीति भी रहेगी। आप तो खुद पत्रकार हैं,
आप तो देखते हैं बहुत सारी चीजों में सभी लोग आते हैं। नेपाल सिंह जी, बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत सारे सवाल जवाब भी सामने आए, लेकिन अगर हम देखें कि आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, तो उसके लिए इस तरीके की योजनाएं को आप कैसे लेते हैं? और जो सवाल कपीश जी ने उठाए हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले व्यक्ति की सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो उसकी मान्यताएं बदलती है और मान्यताओं के हिसाब से सामाजिक ढांचा बदलता है। सबसे पहले व्यक्ति की सोच बदलनी पड़ती है। सोच जरूरत के आधार पर हो सकती है, नैतिकता के आधार पर हो सकती है, किसी भी आवश्यकता के आधार पर हो सकती है। सोच है। अब इस देश में ही मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। एक मेरी दिल्ली में ही एक भारतीय रेल चलती है, मेरी दिल्ली में ही भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम के अंतर्गत मेट्रो रेल चलती है। मेट्रो में हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और बहुत सारी चीजों को उन सुविधाओं के साथ प्रस्तुत कर दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो सकता है। तो जो कोरोना काल आया है, मैं इसमें अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल भी जोड़ना चाहूंगा संजय भाई। मैं 91 में कनाडा गया था सिटीजनशिप लेके, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में काम करता था। मैं वहां से इसलिए वापस आ गया कि उस टाइम मैं अपनी मां से स्काइप पे या व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकता था और मैं अपनी मां से बहुत इमोशनली अटैच था। तो आज जो ये टेक्नोलॉजी आई है, ये टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन का रूप भी बदलेगी। जरूरी नहीं कि कल गांव के जो स्कूल हैं, जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल है, यही स्वरूप में रहें। इसका एक नया स्वरूप भी स्टार्टअप लेके आ सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को घर घर बैठ के पढ़ाएंगे। तो उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसको उन एक्सपीरियंस लोगों के साथ इंटरेक्शन कराना जो अपने क्षेत्र में सफल हो चुके हैं। एक बात मुझे थोड़ा सा ये स्पष्ट करनी है कि एक तो ये जो हम प्रयास किए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है, ये प्रयास IAS PCC तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, अन्य जेई की सेवा भी है, दूसरी जी बहुत सारे हैं, बहुत सभी कंपटीशन के लिए। उसमें जो है मेजर रोल और प्राइमरी रोल सिर्फ अफसरों को नहीं दिया गया है, इसमें एक्सपर्ट लोग भी पढ़ाने के लिए आएंगे, उसमें टीचर भी होंगे, उसमें कंसल्टेंट भी होंगे, जैसी जिसकी आवश्यकता होगी, जितना रिसोर्सेज होंगे। इस पर भी स्पष्ट कर पाना इसलिए संभव नहीं क्योंकि स्कीम में स्पष्टता नहीं आई है अभी तक, लेकिन एक प्रयास में स्पष्टता यह है कि जो बच्चे इसमें नहीं कर पा रहे थे इस वजह से कि उनके पास पैसे की क्षमता नहीं थी या उनके मां बाप के पास इतनी क्षमता थी, तो वो जो मनोबल गिरता है उस युवा का, उस बच्चे का, उसके अंदर जो हीन भावना आती है, वो बच्चा फिर उस देश के प्रति इतना सोच के कहता मेरी क्या गलती कि यदि मैं आर्थिक रूप से पिछड़ा हो गया हूं तो मुझे सुविधा नहीं मिली। तो पहला तो सबसे जो सभी प्रवक्ता लोगों ने, सभी साथी लोगों ने इसमें किया, हमें इसमें प्रयास करके इस सफलता के लिए इसकी शुभकामना देनी चाहिए। इसकी मंशा पर राजनीतिक होगी, राजनीति होनी भी चाहिए, राजनीति होना कोई बुरी बात में नहीं है। मैं आपको क्या बताऊंगा, नई शिक्षा नीति जो सरकार ने बनाई इस पर भी राजनीति हुई, लेकिन यदि आपको देखें 2.5 करोड़ व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन किया। पहली दुनिया की एक ऐसी योजना बनाई, स्कीम बनाई गई जिसपर 2.5 करोड़ व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन हुआ। वाइस चांसलर, शिक्षक, टीचर, ठीक है, उनके सुझाव भी आए, सब सुझाव मानव कभी कभी संभव नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से जो मंशा आई है उस मंशा पे पहले हम धन्यवाद दें, उसके लिए शुभकामनाएं दें। उसमें यदि हम अपना कोई योगदान दे सकते हैं तो उसमें अपना योगदान दें और उसका प्रचार एक जन स्फूर्ति के लिए किया जाए और उसमें शुभकामना दी जाए कि योगी जी या हो या कोई दूसरे आए इसमें। कल आज योगी जी ने शुरुआत करी, इसमें कुछ शंकाएं आएंगी, उसमें कुछ सुधार होंगे, होता उस शंका सुधार के बाद में जो एक्सपेरिमेंट यहाँ होगा उसको हरियाणा बेटर कर ले या छत्तीसगढ़ बेटर कर ले या उसको जम्मू कश्मीर बेटर कर ले। ये एक शुरुआत है, शुरुआत होना अच्छी बात है, कम से कम स्पष्टता के साथ शुरुआत है कि इसमें कोई राजनीति ऐसी नहीं है कि मैं इसको माइनॉरिटी के लिए दे रहा हूं, उसको मैं अनुसूचित जाति के लिए दे रहा हूं, मैं उस बच्चे के लिए दे रहा हूं जो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग कर सकता है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि समय भी कम है। रवि भाई एकदम बिल्कुल समय नहीं है और आज आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कपीश जी, खासकर आपका मुस्कुरा रहे हैं, अगली बार आपसे कुछ ले लूंगा, आज के लिए माफी चाहूंगा। तो ये आज चर्चा खास में जिस तरह से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, अपने आप में कभी कभी कुछ योजनाएं ऐसी आती हैं जिससे वास्तव में जनहित जुड़ा रहता है और उनका स्वागत भी होना चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।